हेलो ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में सेल ऑन अप्रूवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेल ऑन अप्रूवल फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 सेमेस्टर 1 के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं पूछा जाता, मगर हाँ इससे एक रेगुलर इंटरवल पे जैसे 1-2 साल गैप करके एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सम्स में जाने से पहले इसकी कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे। सेल ऑन अप्रूवल या जिसको हम लोग सेल ऑन रिटर्न बेसिस भी बोलते हैं, इसके सम्स को करने के लिए 7 पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू व्हेन गुड्स आर सेंट। जब गुड्स को भेजा जाता है तो उसकी क्या एंट्री बनती है, जिसमें हम लोग जनरली सेल का एंट्री दिखाते हैं। अगर मान लो कस्टमर गुड्स को रिटेन कर लिया तो उसके लिए हम लोग कोई भी अकाउंटिंग एंट्री फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में हम लोग सोचते हैं कि अगर गुड्स रिटर्न आया है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लोग सोचते हैं कि अगर कस्टमर गुड्स को हायर प्राइस में रखा है तो प्राइस का जो भी डिफरेंस हुआ उससे रिलेटेड क्या एंट्रीज करनी पड़ेगी। और 5 नंबर पॉइंट में ठीक इसका रिवर्स सोचते हैं कि कस्टमर अगर गुड्स को लोअर प्राइस पे रखा है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। इस 5 नंबर पॉइंट के बाद एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर हम लोग 6 नंबर पॉइंट में ये डिसाइड करते हैं कि जो गुड्स भेजा गया था उसका कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक रिसीव्ड हुआ है या नहीं, और अगर उसका कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुआ और उसकी अकाउंटिंग पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हुई है तो फिर उस गुड्स को हम लोग कैंसिल करते हैं। और 7 नंबर पॉइंट्स में हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो गुड्स कैंसिल हुआ वो अभी तक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है तो वो स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़ा है उसकी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। इन 7 बातों को ध्यान में रखकर हम लोग एक सम्स को अभी देखेंगे। ये सम्स आपका 2018 जनरल में आया हुआ है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तभी एक बड़े क्वेश्चन में जा सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखें, इसको समझने की कोशिश करें, फिर हम लोग बड़े सम्स में भी मूव करेंगे। तो 2018 का ये सम्स है, यहाँ पर आप देखेंगे इस पेज में नहीं, नेक्स्ट पेज में आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है सेल ऑन अप्रूवल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये हम लोग पढ़कर पहले लाइन को समझें, उसके बाद फिर इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज को भी देखेंगे। मेंशन कर रहा है ट्रेडर सेंट आउट गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस टू कस्टमर एंड इंक्लूड द सेम इन सेल्स अकाउंट। तो सेल ऑन अप्रूवल में जो भी गुड्स भेजा जाता है उसको हम लोग सेल्स अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं और इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी सेल्स वाली ही जनरली होती है। On 31st March 2017, the stock in hand amounted to rupees 1,60,000 and the sundry debtor balance stood at rupees 3 lakh, which include rupees 20,000 being invoice value of goods sent on sale or return basis। 1,60,000 का स्टॉक है और 3 लाख का सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस दिया है। जो भी बैलेंसेस दिए होते हैं उसके लिए कोई अकाउंटिंग एंट्रीज फॉलो नहीं होती। इसमें मेंशन किया है कि जो डेटर्स का बैलेंस है 3 लाख का, इसमें 20,000 का गुड्स ऐसा जुड़ा हुआ है जो कि हम लोगों ने सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे इस गुड्स को भेजा था 20,000 का। तो जब हमने इस 20,000 के गुड्स को भेजा होगा, ये ऑलरेडी इंक्लूड है, दैट मीन्स कि जब हम लोगों ने इसको भेजा होगा तो उस समय हम लोग सेल वाली एंट्री कर चुके होंगे। आगे मेंशन कर रहा है अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये जो 20,000 की गुड्स भेजी गई है इसका कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि कस्टमर को कंफर्म करना चाहिए कि वो गुड्स रखेगा या रिटर्न करेगा, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों को मिली नहीं है। दीज गुड्स वेयर सेंट आउट एट 25% अबव कॉस्ट। हम लोगों ने ये जो 20,000 का गुड्स भेजा था इसमें 25% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लिया था। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर 100 रुपये का आपका कॉस्ट होगा तो उसमें 25% प्रॉफिट जुड़ गई होगी और जो गुड्स पहुंचा होगा कस्टमर के पास वो गुड्स का वैल्यू 125 रुपये हो गया होगा। ये जो फिगर आपको बताया जा रहा है 125 और 125, ये एक एज्यूम किया हुआ फिगर है। हम लोग ऐसा सोच के चल रहे हैं क्योंकि हम लोगों का कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट 25% जोड़ने के बाद सेल प्राइस 125 होगा। ये माना हुआ फिगर है। ओरिजिनल फिगर तो यहाँ है कि 20,000 का गुड्स भेजा गया था। आगे मेंशन कर रहा है एंड वे आर सेंट टू मिस्टर एक्स रुपीज 8,000। मतलब कस्टमर का नाम भी दे दिया यहाँ पर कि एक्स को भेजा गया है कितने का, 8,000 का, एंड मिस्टर वाई रुपीज 12,000, और मिस्टर वाई को भेजा गया है कितने का, 12,000 का। ये दोनों मिलाकर हुआ है 20,000। जब कस्टमर का नाम दिया रहता है तो उचित यह है कि हम लोग अपने अकाउंटिंग एंट्रीज में कस्टमर के नाम को लिखकर मेंशन करके एंट्री पास करें।
अगर कस्टमर का नाम नहीं लिखा रहता है तो हम लोग उसके जगह पर सन्डी डेटर्स अकाउंट या कस्टमर अकाउंट भी मेंशन कर देते हैं। अब लास्ट मेंशन कर रहा है मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑन 31 मार्च 2017। आप एक फॉर्मेट बना लोगे जर्नल का इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर और लिख दोगे जर्नल। ये हम लोग जर्नल यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। सेल्स डे बुक नहीं बना रहे हैं, हम लोग जर्नल लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। ये जो एंट्री इसमें किया गया है इसमें देखिए कस्टमर का नाम मेंशन नहीं किया है, सिंपली क्या लिख दिया डेटर्स के नाम से। तो ये हमको थोड़ा उचित नहीं लग रहा है कि इस बुक में जो प्रोसेस फॉलो किया गया है वो मेरे ओपिनियन में थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि जब कस्टमर का नाम दिया रहता है तो उचित है कि हम लोग कस्टमर का नाम लिखकर तब अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कस्टमर का नाम लिखकर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना होगा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किसका होगा। तो गुड्स जब 20,000 का भेजा गया था उसकी एंट्री हो चुकी होगी, जिस समय वो भेजा गया होगा उसी समय, इसलिए भेजने का तो कोई एंट्री करेंगे नहीं। रिटर्न के बारे में कुछ बताया नहीं कि इसमें से कुछ रिटर्न आ गया हमारे पास, तो रिटर्न की भी एंट्री नहीं होगी। हायर प्राइस या लोअर प्राइस की जो एंट्री की जाती है यहाँ पर कहीं नहीं मेंशन किया है कि गुड्स को कस्टमर हायर प्राइस में रखेगा या लोअर प्राइस में रखेगा, तो हायर प्राइस और लोअर प्राइस वाले भी एंट्री नहीं होगी। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग पहुंचेंगे और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग सोचेंगे कि जो गुड्स भेजा गया था उसका कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। तो जब भी किसी गुड्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता तो हम लोग सिंपली एक कैंसिलेशन का एंट्री पास करते हैं। कैंसिलेशन मतलब जो 20,000 का गुड्स भेजा गया था हम लोग ये मान लेते हैं कि वो गुड्स कैंसिल हो गया, लेकिन और ध्यान में ये रखना पड़ता है कि गुड्स कैंसिल होने के बाद भी ये हम लोग अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं कि गुड्स हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन वो कैंसिल होने के बाद भी स्टॉक किसके पास पड़ा हुआ रहता है, कस्टमर के पास। तो एक एंट्री हम लोगों को देनी पड़ती है कि जो हमारा गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है उसका। अब देखिए दो एंट्रीज किस तरीके से बनाई गई है, यहाँ पर लिखा है हमने, थोड़ा सा लाइट आपको लगेगा, आप थोड़ा सा सेटिंग में ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं, और अगर वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में भी आएगी और सुनाई देगी। सबसे पहले एक जर्नल का फॉर्मेट कर लीजिएगा। फॉर्मेट हमने नहीं किया है, बस ऐसे ही डेट पार्टिकुलर्स लिख दिया है। फॉर्मेट आप लोग जानते हैं डेट का होता है, पार्टिकुलर्स का होता है, LF का होता है, DR अमाउंट का होता है और CR अमाउंट का होता है। तो सबसे पहले एट द एंड ऑफ द ईयर 2017 मार्च 31 को हमने कैंसिलेशन का एंट्री पास किया। कैंसिलेशन में सेल्स डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग गुड्स भेजते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, जानते हैं आप लोग। अभी सेल्स क्या है कि जब बेचा गया होगा तो सेल्स क्रेडिट हुआ होगा, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है इसलिए सेल्स को डेबिट किया जाएगा और पार्टी को, कस्टमर को, डेटर को क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री क्या बनी, सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 का था, टू मिस्टर एक्स अकाउंट 8,000 और टू मिस्टर वाई अकाउंट 12,000। नरेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जर्नल और ज़्यादा क्लियर लगेगा। नरेशन में मेंशन कर रहा है बीइंग कैंसिलेशन हैज़ बीन मेड फॉर द गुड्स फॉर विच नो इंटीमेशन रिसीव एंड द पीरियड ऑफ विच इज नॉट एक्सपायर्ड। मैंने इस गुड्स का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था और इस गुड्स का अभी तक पीरियड भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ था। जो हमने टाइम पीरियड कस्टमर को अलाउ किया था वो अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ था, इसलिए इस गुड्स को कैंसिल किया जा रहा है। दूसरी एंट्री होगी कि स्टॉक कैंसिल होने के बाद भी पड़ा हुआ है किसके पास, कस्टमर के पास। तो उसके लिए एंट्री होती है स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये फिगर एडजस्ट होता है और यहाँ अमाउंट कितना दिखाया गया आप देख रहे हो 16,000। क्यों दिखाया गया 16,000? क्योंकि स्टॉक जो एडजस्ट होता है वो प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं होता, स्टॉक एडजस्ट होता है कॉस्ट प्राइस पे। 20,000 जो वैल्यू दी हुई थी वो सेलिंग प्राइस थी, उसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ था। हमने वहां से कॉस्ट प्राइस निकाला और कॉस्ट प्राइस का फिगर यहाँ पर दिखाकर इसको एडजस्ट किया है। नरेशन देखिएगा बीइंग स्टॉक विद कस्टमर एडजस्टेड लिख दिए, क्लियर है। अब ये कैसे कॉस्ट निकाला गया उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन, सम्स पढ़ने के समय भी मैंने कहा था कि हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100 मान लेते हैं, तो प्रॉफिट 100 के ऊपर 25% बोला था तो हो जाएगा कितना 25, और इसके हिसाब से कॉस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ता है तो हम लोगों को मिलता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125। ये सब माना हुआ चीज है, लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है ये सम्स में दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है हम लोगों का 20,000। तो अब हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करके निकाल लिए 20,000 जो कि सेलिंग प्राइस है वो कितने के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 125 को,
और हम लोगों को कॉस्ट का फिगर चाहिए मतलब 100 का, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 125 किए जो कि सेलिंग प्राइस का फिगर है, और अपने को चाहिए कॉस्ट का फिगर, तो इंटू कर दिए 100 से। जिसका फिगर अपने को चाहिए होता है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 किए तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मिल गया कितने का, 16,000 का। आप लोग इसी सम्स को थोड़ा नोट करके करेंगे, आपको 1-2 लाइन चीज़ें और ज़्यादा क्लियर मिलेंगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए सम्स के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेटिव एडजस्टमेंट के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।